Good morning all the students. Once again Oxford Union English welcomes you all the students. Dear students, how are you? I hope that each and every student must be well. Dear students, today I am going to start the final kinds of sentence, that is optative sentence. Dear students, each and every student I would like to share one message, that is what कि जब आप किसी से बात करते हो इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश बोलने के दरमियान में आप ये इजहार करना चाहते हैं किसी के प्रति, आप चाहते हैं कि हम गुड विशेस या फिर गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स समवन, आप चाहते हैं किसी को हम दुआ दें या बद्दुआ दें, किसी के लिए नेक ख्वाहिशात वाला जुमला हम बोलें, तो इस तरह की बातों को बोलने के लिए आपको इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस इज सपोज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन स्पोकन इंग्लिश. दैट इज वाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू emphatically I am going to convey you this message that this is very very important. So each and every student must pay special attention towards the explanation of this very video. Dear students, हमेशा याद रखो, मैं आज आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को शेयर कर दूं कि दरअसल इस सेंटेंस के अंदर में ख्वाहिशात का मामला होता है। किसी के प्रति आप गुड विशेस करते हैं या फिर नेगेटिविटी आपके माइंड में है किसी के प्रति, इस तरह के जुमलों को बयां करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। देखो, द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड, ऐसा जुमला, ऐसा वाक्य जिसका इस्तेमाल होता है टू शो, बताने के लिए, दिखाने के लिए, क्या, कर्ष, ब्लेसिंग्स, विशेष और डिजायर्स, कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब किसे, कि ऐसा जुमला जिसका इस्तेमाल होता है क्या करने के लिए भाई, तो कर्ष को बताने के लिए या फिर ब्लेसिंग्स को बताने के लिए या विशेष को बताने के लिए या डिजायर्स को बताने के लिए। कर्ष का मतलब होता है बद्दुआ और ब्लेसिंग्स का मतलब होता है दुआ। किसी के लिए आप शुभकामनाएं करते हैं, दुआएं देते हैं, तो फिर उसको ब्लेसिंग से बोलते हैं। या फिर किसी के लिए आप बद्दुआ करते हैं कि जाओ तुम एग्ज़ाम में फ़ेल कर जाना, जाओ तुम्हारा एक्सीडेंट कहीं पर हो जाए, तो वो कर्ष बद्दुआ हो गया। अब विशेष में मतलब क्या कहते हैं कि गुड विशेष भी हो सकता है, बैड विशेष भी हो सकता है कि आप ख्वाहिश करते हैं किसी के लिए, या फिर आपकी ख्वाहिश ये है, डिजायर यानी ख्वाहिश ये है कि भाई ये बच्चा कामयाब हो जाए या फिर ये बच्चा फ़ेल हो जाए, ये इलेक्शन में जीत जाए, ये इलेक्शन में हार जाए। तो या फिर आप कभी ख्वाहिश ये करता है कि काश हम भारत के प्रधानमंत्री होते, तो ये आपका डिजायर के अंदर में आ जाएगा। तो कहने का गर्ज ये है बच्चों, याद रखना सिंपली हिंदी में, कि ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस बात को बताने के लिए, किस बात को बताने के लिए, चाहे तो कर्ष को बताने के लिए या ब्लेसिंग्स को बताने के लिए या विशेष को बताने के लिए या डिजायर्स को बताने के लिए, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ इस बात को कि कर्ष का मतलब होता है बद्दुआ और ब्लेसिंग्स का मतलब होता है दुआ और विशेष का मतलब होता है कि आप किसी के प्रति अच्छा ख्याल, खैर ख्वाह बनते हैं, खैर ख्वाही, किसी के भलाई के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आपके अंदर में कुछ ख्वाहिशें हैं। आप देखो बच्चों, यहाँ पर 2-3 तरह की बातें हैं। आप देखोगे ख्वाहिशें क्या है कि हर इंसान ख्वाहिश करता है मैं ये होता, लेकिन इंसानी ज़िंदगी में इस बात को हमेशा रखना कि बहुत लोग, कौन नहीं सोचता है कि हम IAS ऑफिसर ना बने, लेकिन बनते कितने हैं, बहुत कम लोग बनते हैं। लेकिन ख्वाहिशें 2 तरह की होती है, एक ख्वाहिश ऐसी जो पूरी हो सके और एक ख्वाहिश ऐसी जो पूरी ना हो सके। जैसे अगर मैं बोलूं कि काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, बिल्कुल आप हो सकते हैं उस तरह का मेहनत, आप स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेटिकली आप चलिए, आप फिर पॉलिटिकली आप बहुत अच्छे हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है, या फिर आप लोगों के जहन को समझते हैं, फिर मैनेजिंग कैपेसिटी है, कैसे टेकल आउट किया जाए, तो ऑटोमेटिकली आप भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये जुमला बोल दूं कि काश मैं चिड़िया होता, तो आप फिर ये इम्पॉसिबल है, तो नहीं। तो कुछ ख्वाहिश ऐसी है जो ख्वाहिश पूरी हो सकती है और कुछ ख्वाहिश ऐसी है जो पूरी नहीं हो सकती है। तो जो ख्वाहिश पूरी हो सकती है उसको बोलते हैं प्रोबेबल डिजायर, और जो ख्वाहिश नहीं पूरी हो सकती है उसको बोलते हैं इम्प्रोबेबल डिजायर। आगे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, अभी इसको एक्सप्लेन मैं करूँगा कि किस तरह कौन प्रोबेबल है, यानी कौन प्रोबेबल है और कौन इम्प्रोबेबल है। जैसे यहाँ पर प्रोबेबल है और ये वाला जो है इम्प्रोबेबल को दिखाएगा, यानी जो पूरा ना हो सके। तो इस तरह की बातों को बयां करने के लिए, हर इंसान ख्वाहिश करता है कि मैं ये बनूं, मैं फ़लाँ चीज़ बन जाऊं। तो ठीक है भाई, बन सकते हो आप, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिश है जो जबरन, आप कोई बोले मैं फ़रिश्ता बन जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए
हमेशा याद रखना कि एक हमारे बिहार के एक बहुत फेमस शायर हैं शात अजीम आबादी, उनका एक शेर है कि है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ये नज़र जाके ठहरती है कहाँ। कि इंसान हमेशा सोचता है कि चलो मैं बड़ा होकर के आईएएस ऑफिसर बनूंगा या फिर मैं बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बनूंगा। ठीक है, आप बन गए, बहुत हमारे पास पैसे होंगे, ठीक है वो भी हो गया, हमारे पास 100 कार होंगे, वो भी हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, इतने पैसे होंगे, सब कुछ हो गया। सब कुछ होने के बाद फिर आप बड़े होते हैं। जैसे एक स्टूडेंट की अगर ज़िंदगी लें तो छोटा बच्चा हो, जब थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई में लगता है, फिर वो मैट्रिक करता है, इंटर करता है, ग्रेजुएशन करता है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो हमेशा परेशानी लगी हुई है। और जब फिर वो ग्रेजुएशन करके किसी जॉब में चला गया, फिर जॉब के बाद फिर वो शादी करता है, फिर शादी करने के बाद उनके बच्चे होते हैं, और जब बच्चे होते हैं तो फिर सारी खुशियाँ बच्चों पर चली जाती है। क्या फिर बच्चों का देखभाल, फिर बच्चा बड़ा हुआ तो फिर उनकी शादी ब्याह के बारे में सोचते हैं, फिर उनकी शादी कराते हैं, जब तक आप फिर बूढ़े हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद अलग मुख्तलिफ तरह की बीमारियां आपके साथ आ जाती हैं। फिर आप यूं ही करते 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 फिर आप मौत के नज़दीक आ जाते हैं, फिर इस दुनिया से मर जाते हैं। मतलब ये हुआ कि ये दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल्स, ये दुनिया में एक बिल्कुल गमों से भरा हुआ है। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि ठीक है भाई, ख्वाहिश करें लेकिन इतनी भी ख्वाहिश ना करें कि जो अपने नफ्स पर हम जुल्म करें। अपने नफ्स पर जुल्म नहीं करना है, अदरवाइज नेक ख्वाहिशात तो हर आदमी को होना चाहिए। तो और एक और अच्छी बात यह है कि एक अंग्रेज़ी के बहुत बड़े नॉवलिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड, हैप्पीनेस इज़ एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो इस बात को ये भी सत्यापित करता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों इस बात को देखने के लिए, कभी हमने क्या कहा कि ऐसा सेंटेंस जिसका इस्तेमाल किया जाता है चाहे तो कर्ष को बताने के लिए या फिर ब्लेसिंग्स को बताने के लिए या विशेष को बताने के लिए, डिजायर को बताने के लिए, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इतनी बातों को समझ जाओ, बिल्कुल ऑप्टेटिव सेंटेंस जितना भी है, सो मेनी सेंटेंसेस बेस्ड अपॉन ऑप्टेटिव सेंटेंस, आप सारे सेंटेंस ईजिली बोल सकते हैं। अगर इस बात को मैं गारंटी देता हूँ कि इतनी बात से ज़्यादा ऑप्टेटिव सेंटेंस में सीखने को कुछ है ही नहीं। Nothing to be learnt more about this very sentence. Only over these very items, if you develop your good command, automatically you will be very fantastic student. Or any sentence if you want to convey, or any sentence if you want to speak on the, if you have understood this thing well, then it becomes a very easy game for you and you can speak on the basis of optative sentence. So अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो कि मे यू लिव लॉन्ग। अब सारे बच्चे इसका हिंदी भी देख लेना कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, यानी तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो अक्सर ये सेंटेंस जो होता है वो मे से स्टार्ट होता है, मे से। ये अंग्रेजी का एक नियम है कि मे से स्टार्ट होता है। तो मे यू लिव लॉन्ग, उसका मतलब हुआ तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे गॉड ब्लेस यू, ऊपर वाला आप पर रहम करे। या फिर मे यू फेल इन योर एग्जाम, तो आप अपना एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, यानी तुम अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाना। तो उसके बाद वुड डेट आई वर अ बर्ड, काश कि मैं चिड़िया होता। विश यू ऑल द बेस्ट, किसी बंदा को कह रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, यानी उस बच्चा के प्रति हम शुभकामनाएं दे रहे हैं कि विश यू ऑल द बेस्ट, तुम्हारे हक में सब कुछ अच्छा हो। तो पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसा है जो आपका नेक ख्वाहिशात है किसी के लिए, और कुछ सेंटेंस ऐसा है जो आपके दिल और दिमाग में नेगेटिविटी है किसी बंदा के प्रति, आप नहीं चाहते हैं कि वो उसके हक में बेहतर हो। तो जैसे मे यू फेल इन योर एग्जाम, आप एग्जाम में फेल कर जाना, एक तरह का आप बद्दुआ दे रहे हैं। तो पता चला कि कहीं पर बद्दुआ होगा, कहीं पर दुआएं होंगी, और कहीं पर नेक ख्वाहिशात होंगे, और कहीं पर आपकी ख्वाहिश का इजहार होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो बच्चों हमेशा याद रखना, ये सारा सेंटेंसेस जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, आप उसको फॉलो करेंगे बस, इट विल बी मोर देन इनफ रिलेटेड टू ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो क्या कि अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पर अच्छे से कमांड हो जाएगा, और जितना स्ट्रक्चर दिए हैं इसके आधार पर हमने वाक्य दे रखा है, इस वाक्य को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी ग्रामर की किताब तुमको पढ़ने की हाजत नहीं है। इतनी बातों को अगर तुम वाकई में फिल हकीकत इफ़ are able to understand this thing, then it will be more than enough। और फिर भी ये इन बातों को समझने के बाद भी आप दीगर ग्रामर का स्टडी करते हैं या फिर किसी का हेल्प लेते हैं, तो ये आपकी फुलिसनेस है, यानी आपकी स्टूपिडिटी है, बेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप इस सेंटेंस में है ही नहीं कुछ। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्ट्रक्चर है। देखो जी, पहला स्ट्रक्चर क्या है भाई कि मे प्लस उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद V1 देंगे, उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड आ जाता है सेंटेंस में उसको देंगे, और उसके बाद देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं और फुल स्टॉप का भी इस्तेमाल करते हैं।
आप जिस वक्त आप जिसका इस्तेमाल करना चाहें कहें, इसमें कोई हर्ज नहीं। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, फुल स्टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जोफ्री लीच एक ग्रामेरियन है, वो मानते हैं क्या मानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के आखिर में भी आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का ही इस्तेमाल कीजिए, इट इज़ सपोज टू बी बेटर, इसको बेहतर समझा जाता है। लेकिन बहुत सारे दीगर ग्रामर की किताबें ऐसी है, जैसे नेस्फील्ड है, थॉमसन मार्टिनेट है, वो कह रहे हैं कि आप इसको फुल स्टॉप से भी एंड कर सकते हैं। तो ये दोनों बातों को आप जहन में रखेंगे। अब ये सेंटेंस ऑप्टेटिव है या नहीं है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस का मीनिंग को देख करके पता चलता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है या नहीं है। तो ऑटोमेटिकली पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हुआ, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हमने दिया है। अब एग्जाम्पल में देखो जी कि मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या हो रहा है जी, हम किसी बच्चे को दुआ दे रहे हैं या किसी शख्स को दुआ दे रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। उसके बाद क्या है, फिर एक एग्जाम्पल है कि मे यू डाई। अब देखो यहाँ पर मे है, सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 है, मे है, सब्जेक्ट है, V1 है, मे है, सब्जेक्ट है, V1 है, उसके बाद अदर वर्ड है। तो इस आधार पर तुम हजारों सेंटेंस बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, और इसका मतलब हुआ मे यू डाई, तुम मर जाओ या तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो इसमें क्या है, दुआएं हैं, और इसमें क्या है, बद्दुआ है, यानी एक में ब्लेसिंग है, एक में कर्ज है। उसके बाद देखो जी एक स्ट्रक्चर, दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है, कभी कभी क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद विश लफ्ज आ जाता है, या फिर वांट लफ्ज आ जाता है, या फिर अस्पायर, अस्पायर का मतलब भी ख्वाहिश करना, ये अस्पायर आ जाता है। और उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको समझोगे, कोई भी जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, अगर उससे पहले टू लफ्ज आ जाए तो ये मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। आज तो सेंटेंस का लास्ट काइंड्स हम बता रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये खत्म होने के बाद हम टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंस स्टार्ट करने से पहले सेंटेंस का जो एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उस पर चर्चा करेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर में क्या क्या आएगा। बच्चों को ये पकड़ नहीं होता है, इसीलिए वो टेंस पढ़ने के बावजूद भी वो अंग्रेजी बोलने में अक्षम रह जाता है। वो ये कारण ये है कि सेंटेंस का आइटम्स उनको पता नहीं रहता है। तो ये एक आज तो लास्ट है, ये 10th वीडियो जो है सेंटेंस से रिलेटेड, ये लास्ट है। और इसके बाद फिर हम लोग एसेंशियल पॉइंट ऑफ सेंटेंस, यानी एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस में क्या क्या होगा उन पर हम 3-4 वीडियो में या 5-6 वीडियो में ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग टेंस पर आएंगे। तो जब वहाँ एसेंशियल पॉइंट और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम बात करेंगे कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन अभी आप इतना जाने कि कोई बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के पहले अगर टू आ जाता है तो उसको कहते हैं मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद विश या फिर वांट, जो इसमें से कोई वर्ब दो, विश दो, वांट दो, और एस्पायर दो, या फिर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर अदर वर्ड है सेंटेंस के अंदर में उसको दो। आप यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दे सकते हो और फुल स्टॉप भी दे सकते हो। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा हमेशा याद रखना। अभी हमने बताया था कि प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। ये प्रोबेबल का मतलब ऐसी ख्वाहिश जो हो सके पूरा, और इम्प्रोबल मतलब ऐसी ख्वाहिश जो पूरा ना हो सके। यानी प्रोबेबल को बताने के लिए, यानी जो सेंटेंसेस बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी जो होगा वो प्रोबेबल के आधार पर, यानी जो संभव एकदम बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। और जब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम करेंगे तो देखो एक एग्जांपल है कि आई एस्पायर टू बी एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनने का ख्वाहिशमंद हूँ, या मैं ख्वाहिश करता हूँ, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिली तमन्ना है कि मैं इंजीनियर बनूँ। तो अंग्रेजी में बोलेंगे आई एस्पायर टू बी एन इंजीनियर, आई एस्पायर टू बी एन IAS ऑफिसर, आई एस्पायर टू बी द PM ऑफ इंडिया, आई एस्पायर टू बी द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आई एस्पायर टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ एनी स्टेट। तो बच्चे इस तरह का हज़ारों सेंटेंस आप बना सकते हो अगर मेरी बात को ध्यान से समझ रहे हो तो। उसके बाद देखो कोई लड़की है, सीता एस्पायर्स टू गेट अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखती है। कौन? सीता। तो जैसे मैं बोलूँगा कि आई एस्पायर टू गेट गुड जॉब, आई एस्पायर टू कम्पीट BPSC एग्जामिनेशन, और सी एस्पायर्स टू कम्पीट UPSC एग्जामिनेशन। सो मेनी sentences can be framed by you if you understand this very structure, or this structure must be kept in your brain, and on the basis of this very structure you may frame so many sentences. Next structure क्या है? Ut that। हमेशा बच्चे याद रखना, ये बाद में बताऊंगा, मैं टेंस पढ़ाऊंगा या फिर ग्रामर का अलग जब पार्ट को देखेंगे हम लोग तो वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी सिंपली आप समझना कि उट डेट का मतलब होता है काश, काश, काश में ये होता, काश में वहाँ होता, काश में वहाँ नहीं होता।
तो इस बात को काश को बताने के लिए वुड डेट का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर है जो डायरेक्ट वुड डेट से स्टार्ट होता है और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लेकिन ये उसके बाद वर का प्रयोग होता है, वेयर नहीं वर का प्रयोग होता है, उसके बाद अदर वर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे लोग आपको कभी टेस्ट ले सकते हैं गाँव देहात में, या फिर कहीं पर भी कोई पढ़े लिखे आदमी है वो उनको टेस्ट कर लेगा कि काश में चिड़िया होता तो मैं उड़ के वहाँ चले जाता, इसका बताओ। तो ये भी क्या है, ख्वाहिश है, काश में चिड़िया होता, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश है जो पूरा नहीं हो सकता। तो हमेशा याद रखना कि वुड डेट के बाद सब्जेक्ट देंगे, और सब्जेक्ट चाहे वो ही भी क्यों ना हो, सी क्यों नहीं हो, फिर भी वच का प्रयोग नहीं होगा, वर का प्रयोग होगा। यही कारण है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन रहने के बावजूद भी वच का इस्तेमाल नहीं होता है, वर का इस्तेमाल होता है। और इस जब वर का इस्तेमाल होता है तो वो इम्प्रोबेबल थिंग्स को दिखाता है, इम्प्रोबेबल डिजायर को दिखाता है, इसीलिए तो वर का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है उसको दे देंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर इस तरह का वाक्य में देते हैं तो ये बेहतर माना जाता है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। तो हमेशा देखना कि ये इम्प्रोबेबल को बताया गया, यानी जो काम असंभव हो, नहीं हो सकता है। जैसे देखो जी, वुड डेट का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया, अदर वर्ड आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब समझना कि वुड डेट आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता। अगर ऐसा ट्रांसलेशन कभी बोलने को तुमको मौका मिले कि काश में तोता होता, तो वुड डेट आई वर अ पैरोट, ठीक है। काश में तुम्हारा दिल होता, वुड डेट आई वर अ हार्ट ऑफ योर्स। तो इस तरह का सेंटेंस हम बोलेंगे। तो वुड डेट आई वर अ बट, काश में चिड़िया होता। फिर वुड डेट आई वर यंग अगेन, काश में फिर से दोबारा जवान हो जाता। बूढ़े लोगों को जवान आदमी की जवानी को देख करके उसको अपनी जवानी याद आ जाती है, तो वो रश्क करते हैं कभी कभी कि काश मैं भी जवान होता। तो अंग्रेजी में वो कैसे बोलेगा, काश मैं भी जवान होता। तो वुड डेट आई वर यंग अगेन, लेकिन ये कैसा है, एक बूढ़ा आदमी ये सोचे काश में फिर से जवान होता, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हम तो मानते हैं कि ये इट इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए बोलेंगे कि वुड डेट आई वर यंग अगेन, काश में दोबारा जवान होता। वुड डेट आई वर अ बट, काश में चिड़िया होता। अब ऐसा हो नहीं सकते हैं। और ऐसी ख्वाहिशात जिसको ऐसी ख्वाहिशात जो ख्वाहिश कभी पूरी हो ही ना सके, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बताने के लिए, इस तरह के वाक्यों को बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। और मैंने नोट में एक बात लिखा है बच्चों, इसको याद रखना कि वुड डेट आई वर इन दैट चेयर, काश में उस कुर्सी में मैं होता तो आज मैं ऐसा फैसला कर देता। काश में इस कुर्सी में मैं हो, उस कुर्सी में मैं होता तो मैं इस तरह का काम होने नहीं देता। तो यही वाला है। तो वुड डेट आई वर इन दैट चेयर, यानी इस तरह के जुमला को हम दूसरे तरीके से भी मतलब क्या कहते हैं, बयां कर सकते हैं। यानी वुड डेट आई हैड बीन इन दैट चेयर, चाहे तो आप बोलो क्या वुड डेट आई वर इन दैट चेयर, या फिर बोलो कि वुड डेट आई हैड बीन इन दैट चेयर। दोनों का मतलब हुआ काश में उस कुर्सी में होता। तो अब फिर देखो जी, इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी बयां कर सकते हैं। इफ का डायरेक्ट इफ, और इफ का मतलब यहाँ पर अगर नहीं होगा, बल्कि इफ का मतलब यहाँ काश होगा कि इफ आई हैड बीन इन दैट वेरी चेयर, यानी इफ आई हैड बीन इन दैट चेयर, काश में उस कुर्सी पर होता। और इसी चीज को अब एक ये तो हो गया, यानी इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। सेम सेंटेंस को वुड दैट आई वर इन दैट चेयर, या फिर बोलेंगे वुड दैट आई हैड बीन इन दैट चेयर, या फिर इफ आई हैड बीन इन दैट चेयर, काश में उस कुर्सी में होता। उसके बाद बच्चे एक सेंटेंस है कि वुड दैट माई फ्रेंड हैड बीन हियर दिस टाइम। कहीं आप पर हैं, किसी से झगड़ा हो गया या फिर कहीं कोई मुसीबत में फंस गए, तो आप वहाँ पर बोलते हैं क्या ये मुसीबत अगर मेरा वो दोस्त होता तो इस तरह की हालत यहाँ पर नहीं होती, वो मेरा दोस्त बहुत पहुँच वाला था या फिर बहुत पावरफुल बंदा था, वो अगर मेरे साथ यहाँ पर होता तो आज इन लोगों को देखा देते। तो आप इस तरह का जुमला बोलेंगे, काश मेरा फ्रेंड अभी यहाँ पर होता। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वुड दैट माई फ्रेंड हैड बीन हियर दिस टाइम, इस वक्त मेरा दोस्त अगर यहाँ पर होता। अब बोलेंगे, कभी बोलेंगे काश मेरे पापा अभी यहाँ होते, तो क्या बोलेंगे, वुड दैट माई फादर हैड बीन हियर दिस टाइम, वुड दैट माई फादर हैड बीन हियर दिस टाइम, काश मेरी मम्मी यहाँ पर अभी इस टाइम होती, तो वुड दैट माई मदर हैड बीन हियर दिस टाइम। तो इस तरह का जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको कोई ट्रांसलेशन पूछ सकता है, अगर इस तरह का कभी कोई पूछेगा तो उसको इस तरह से बता देना है। आप फिर कोई पूछे नहीं पूछे, हमको दुनिया से क्या लेना देना, हम अपनी जज्बात को ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेस कर दें। हमेशा याद रखना बच्चों, अंग्रेजी बोलते समय हमेशा ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, नेवर ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स।
and if you are in the figure and if you are in the mood of impressing others, that means whatever you want to intend or whatever you want to convey, that means what you will already be suffering from different types of negativity. That means you can't express your right view to the right person. That is why you mustn't do this types of thing. Dear student, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे इस चीज़ को समझ गए होंगे। और आज हम लोग एक बात को फिर बता दे रहे हैं कि आज वाला जो वीडियो, ये सेंटेंस का जो मेजर 5 काइंड बताए थे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, आज ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, आज ये खत्म हो गया। और ये वीडियो जो है यानी ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी चैनल। इन दिस वेरी चैनल इन कराबी सीरीज ए वीडियो 10th, हमेशा याद रखना सारे बच्चे, ये वीडियो 10th है और वीडियो 10th में ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम तज़किरा किए। और सारे बच्चे को हम फिर से एक बार दरख्वास्त करते हैं कि सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट थिंग जो भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास आसानी से पहुँच सके। और इसी के साथ मैं एक शेर के साथ मैं आज का वीडियो को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ख्वाहिश वाली बात थी यहाँ पर कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।